हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल किडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर की क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और यूपी स्पेशल के जो घटनाक्रम हैं उन सब चीज़ों पर हमने बात कर ली है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे चर्चित व्यक्ति हो गए, इसी प्रकार से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको भी हम लेकर आए हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आरओ की समीक्षा अधिकारी की क्लास आपकी चल रही है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जो क्या कहते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरा करवाइएगा। तो आपको विश्वास मैं दिलाता हूँ, यहाँ से इस जगह से सारे वो घटनाक्रम होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी घटनासार हम करा रहे हैं, घटनासार के वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जब ये पूरी सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो एग्ज़ाम से पहले तक आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो घटना चक्र है उसके भी जो मंथली या 2 मंथ पे आती है उनको भी हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। और 1 महीने की करंट जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया उसका मैं आधे घंटे में कराने की कोशिश करूंगा। और वो क्लासेस आपकी लाइव चलेगी और टाइम आपको पहले से दे दिया जाएगा। तो आप जितने सारे लोग हो वो जुड़े रहिए, और करंट अफेयर में भागने की ज़रूरत आपको नहीं है, सारे टॉपिक्स यहीं कवर करवाए जाएंगे। और यहीं से आप देखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर 10 से 12 क्वेश्चन करंट से आ रहा है या 15 क्वेश्चन करंट से आ रहा है तो 11 से 12 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारे कंटेंट हमारी टीम जो जुड़ी हुई है, पीछे काम कर रही है, वो सारे क्वेश्चन करवा रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चर्चित व्यक्ति। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो चर्चित व्यक्तियों की होगी। जो मेन व्यक्ति हैं पिछले 6 महीने के, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा पहले क्या है, चर्चित व्यक्ति। तो पहले देखते हैं हम चर्चित व्यक्ति के बारे में। पहली क्लास देखिए यहाँ पे, अंशुमन झिंगरन, अंशुमान झिंगरन है। इनकी महत्व क्या क्या है, तो ये देखिए, ये नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक अंशुमान झिंगरन खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। तो आप अंशुमान झिंगुरिन के बारे में आप याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, अंशुमान। इतना भी आप याद रखेंगे, अंशुमान जैसे आपको ये नहीं याद हो पा रहा है झिंगरन, तो आप याद रखिएगा, अंशुमान से याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, ये नवी मुंबई के खुले समुद्र तैराक हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के केवल भारत के नहीं, दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, अंशुमान के बारे में याद रखिएगा। किसको पार किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ चैनल को पार किया है। कहाँ के रहने वाले हैं, नवी मुंबई के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अंशुमान। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि पार किसको किया है, तो आप याद रखिएगा, नॉर्थ चैनल को पार किया है। चर्चा में क्यों आए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। पार तो बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जितने लोगों ने पार किया है उनमें से सबसे कम उम्र के अंशुमान हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। और ये कहाँ के हैं, भारत देश के हैं। भारत में कहाँ से, नवी मुंबई से। ठीक है, आगे देखिए, 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन में, 125 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। यानी 18 वर्ष और 125 दिन के हैं ये। और सोचिए कि इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर दिया, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए, या पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और इस उपलब्धि के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला। अब आप सोच सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व, इस बात से समझ सकते हैं कि इसको जो इन्होंने किया है, जो कारनामा इन्होंने अंशुमान ने किया है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इनका चेहरा देखो, दिखाया गया है आपको, भारतीय तिरंगा लिए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैप के बारे में आपसे बात किया जाए तो ये देखिए वो नॉर्थ चैनल है जिसको इन्होंने पार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए, जैसे यूके लिखा है, यूनाइटेड किंगडम, और इधर ये यूरोप के सी है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं।
तो अंशुमान के बारे में आपको याद रखना है। आगे देखिए इसी में कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं। अब आपसे यहाँ पे बैकग्राउंड इसका पूछ सकता है कि नॉर्थ चैनल किसके बीच है, या नॉर्थ चैनल है कहाँ, किस समुद्र में है। इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आजकल ऐसा देखा जा रहा है, जो एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कोई भी जो हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम या करंट में जो मुद्दा चल रहा है उसका एक लाइन उठा के उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको केवल करंट याद रख के हो सकता है आप क्वेश्चन गलत कर दो, लेकिन करंट के साथ आपको उसका बैकग्राउंड यदि पता है तो आप गलती नहीं करोगे और क्वेश्चन सही करके आओगे और ARO में आप सिलेक्शन लेके आओगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, उसका बैकग्राउंड जरूर देख लिया करिए। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप उसको, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका अगर कोई इंपॉर्टेंस बैकग्राउंड है तो आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है जैसे SCO, तो आप जैसे SCO पढ़े हो, संघाई सहयोग संगठन, हमने आपको केवल मान लो इतना पढ़ा दिया। कभी हाल फिलहाल में वन लाइनर क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ा दिया, कभी लास्ट जो सदस्य जुड़ा उसमें ईरान हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ है, इतना बता के मैं आगे निकल गया। मान लो मैराथन क्लास पढ़ा रहा हूँ, इतना बता के मैं आगे निकल गया। अब आपको सोचना है कि भारत पाकिस्तान कब इसमें जुड़ा, कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, कितने देश हैं इसमें, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीजों पर जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी ना, तो जब आप मेंस लिखने जाओगे वहां भी आपकी मजबूती दिखेगी, और करंट अफेयर के जो आपका प्री में होगा वहां तो आप मजबूत स्थिति में रहेंगे ही। तो चलिए देखते हैं आगे। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम तट के बीच स्थित एक घटक क्या कह रहा है कि बीच स्थित एक घटक जल डमरू मध्य में स्थित है, जो आयरिश सागर के अंत के रूप में काम करता है। किस सागर के अंत के रूप में काम करता है? तो आयरिश सागर के अंत के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? और उत्तर पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में बहता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, आप गलती नहीं करिएगा। जो क्वेश्चन ये आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अंशुमन के बारे में 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है, और नॉर्थ चैनल के भी बारे में जो अभी हमने 1-2 बातें बताई इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अमित कुमार नेगी क्या कह रहा है यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के ये पर्वतारोही हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है अमित कुमार नेगी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, यह किस स्थान से संबंधित हैं या किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने जुलाई 2023 में ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामाबंद पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा किसके बारे में? अमित कुमार नेगी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये कहां से संबंधित हैं? तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत दामाबंद, क्या नाम है, दामाबंद पर इन्होंने चढ़ाई की, सफलतापूर्वक इस पर चढ़े, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका देखो एक तस्वीर दिखाई गई है, तो वो चीज पर आप भी ध्यान रखिए जिससे आपको याद रहे। यही है अमित कुमार नेगी। कौन है दोस्तों? अमित कुमार नेगी, यही है अमित कुमार नेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, जॉन बैनिस्टर गुड एनफ, ये महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों आए? तो प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता गुड एनएफ का 101 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो ये चर्चा में क्यों आए? ये लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक हैं। इसका मतलब जो लिथियम आयन बैटरी आज हम यूज कर रहे हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखिए वहां पे अगर बैटरी का यूज हो रहा है तो वहां लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है। और आगे जो भविष्य में
आने वाला समय है वहाँ लिथियम की इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर भारत से रिलेट करें तो आप 2 राज्य ऐसे बताइए जहां हाल फिलहाल में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से 2 राज्य हैं जहां पे लिथियम के भंडार मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसके बाद बताएंगे कि कौन से वो 2 राज्य हैं जहां पे लिथियम आयन के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे जब हम जोड़ के पढ़ेंगे, मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर दोनों बताया है आपको कि यहाँ लिथियम आयन के भंडार मिले हैं। तो अब जैसे ही आपका लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक की मृत्यु हुई 101 वर्ष की अवस्था में, तो आप ध्यान रखिए जैसे लिथियम आयन आपको तुरंत होना चाहिए कि अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भारत से भी रिलेटेड है। तो जैसे आपके समझ में अच्छा लिथियम के भंडार की खोज हुई थी, आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए वो कौन से 2 राज्य थे। जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको करंट में कोई फेल नहीं कर पाएगा। करंट आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारे पास लिथियम आया, हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, दिमाग तो कह रहा है हम लिथियम और कुछ पढ़े हुए हैं भारत के संदर्भ में, लेकिन हम उसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं। वहां हम 1 से 2 मिनट रुक के सोचते नहीं हैं कि वो क्या हो सकता है। तो आप जैसे अभी मैंने आपको रिकॉल कराया, जब भी आप पढ़ो तो ध्यान दीजिए अगर आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है उससे मिलता जुलता आगे कुछ आ रहा है तो पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कनेक्ट करिए अभी वाले से। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप अच्छे से आगे बढ़ के ना उसको सॉल्व करें। तो जहां पे लोग 8 से 9 क्वेश्चन करंट का सॉल्व करेंगे, वहीं आप 12 से 13 क्वेश्चन सही करके आओगे, और उनसे कम पढ़ने के बावजूद भी। जिस दिन आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से पढ़ने की होगी, आप देखिएगा आपका करंट इतना मजबूत हो जाएगा कि वहां से गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो 2 राज्य कौन से हैं अब आप लोग बताइए। अभी मैंने बताया था, अगर आप कॉन्सेंट्रेट किए होंगे तो बता पाएंगे, नहीं तो अभी भी नहीं बता पाएंगे कि वो 2 राज्य कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, अप्रैल 2023 में दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अब सोचिए आप, पहले हमारे अगर पहले के जमाने में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। महिलाएं एक उपभोग का संसाधन समझी जाती थी, लेकिन वर्तमान में 21वीं सदी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा समाज, यहाँ तक कि सरकार भी इस पर जोर दे रही है और सभी क्षेत्र में इनको बढ़ावा मिल रहा है, और ये उसको बहुत हूबहू आगे बढ़ भी रही हैं। जैसे देखा जाए महिलाओं के क्षेत्र में, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो उद्योग की बात हो या सेना में जाने की बात हो, सब में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसके बारे में, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा के बारे में। पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि वीरता पुरस्कार किसी महिला को मिला है। आज लगभग इतने आज़ादी के इतने सालों के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वीरता पुरस्कार किसी महिला को दिया जा रहा है, वो भी एक विंग कमांडर है। तो याद रखिएगा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को क्या मिला है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला है। सोचिए, 1947 में आज़ादी के बाद आज 2023 चल रहा है, तब किसी महिला को पहली बार, जो वायुसेना की अधिकारी हैं, उनको मिला है वीरता पुरस्कार। तो इस बात से आप सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस सोचकर उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो वो अपने आप दिमाग में छप जाएगा और भूलोगे नहीं। आप किसके बारे में नहीं भूलोगे, जैसे वीरता पुरस्कार पाई है दीपिका मिश्रा के बारे में। दीपिका मिश्रा के बारे में अब आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता है 60 सालों में पहली ऐसी महिला है जिनको ये वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, और किसकी है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला है। ठीक है, उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसी कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। दीपिका मिश्रा कहाँ की हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। अगर यहाँ पे आपको ए बी बना के देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला दे देगा अभी हाल ही में वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरा ऑप्शन बना के दे देगा, दूसरा दे देगा
कि यह राजस्थान की रहने वाली हैं। तो एक सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में आपको एक और दो दोनों मारना है। तो आपको पढ़ते टाइम ही, जब जब मैंने आपको पढ़ाया है तब तब मैंने आपको बताया है कि पढ़ते टाइम ही आप डिसाइड कर लो किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते, ये ऐसे पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन की फॉर्मेशन अपने आप आपके दिमाग में होती जाएगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे जिससे क्वेश्चन आए तो हम गलती ना करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने देख रहे हैं बहुविकल्पी सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, बस एक लाइन पढ़ लिए, अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली महिला दीपिका मिश्रा, बस खत्म, आगे बढ़ गए। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए एक दो क्वेश्चन कि यह कहाँ की रहने वाली हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा किस राज्य से संबंधित है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने वन लाइनर पढ़ा हुआ है। इस वजह से वन लाइनर तो बनाना और आसान था, हम उसको भी लेके आ सकते थे, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव क्यों पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 4 के चारों क्वेश्चन आपके गिरफ्त में हो, यहां से आए तो गलत ना हो, इस वजह से हम इस तरीके से लेके आए हैं। लास्ट में जब एग्जाम 1-2 या 1 हफ्ते बच जाएगा या 2 वीक बच जाएगा तो हम उस तरीके से भी लेके आएंगे, क्योंकि वहां आपको कंटेंट याद करना है, सिर्फ बहुविकल्पी याद करना है, तो उस तरीके से भी लेके आएंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, जितना मेहनत कर सको इन 2 महीनों में आप कर लीजिए, क्योंकि नवंबर जाने वाला है, आपके पास दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी में आपका एग्जाम है। जो जो लोग सोचते हैं कि इस बार हमें समीक्षा अधिकारी बन जाना है, वो ईमानदारी के साथ जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसको बार बार पढ़ के याद कर लें। और हमारे क्रीडोज द लर्निंग ऐप पर इसकी हूबहू पीडीएफ पड़ी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको बार बार रिवीजन के माध्यम से उसको 100% अपना बना सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। जिस दिन आपकी तैयारी ऐसी हो गई कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए, विश्वास मानिए कि आपको क्वेश्चन में जब करंट का क्वेश्चन आरओ एआरओ में बैठेंगे आएगा तब आपके समझ में आएगा इस क्लास की इंपॉर्टेंस। आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कंटेंट के मामले में आप यहाँ देखिए वहां देखिए तो बहुत अंतर आ जाएगा। बुक का पूरा लेके आ जा रहे हैं, आपका टाइम भी जा रहा है और इतना ज्यादा आपके पास मटेरियल हो जा रहा है, हमारा दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ों को ऐसा है जो स्किप कर देता है, और बहुत सारी चीज़ें जो अनर्गल चीज़ें हैं वो भी हम याद कर ले रहे हैं। लेकिन हम जो क्लास में करा रहे हैं ऐसी कोई लाइन नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको खुद डिसाइड करना है पढ़ना आपको कहाँ है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं छूटनी चाहिए और अनर्गल मटेरियल हमें पढ़ने से बचना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये सारी क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, आप खुद पढ़ के खुद डिसाइड कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन चंद्रशेखर। देखिए इनके बारे में, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया है। आपसे 2-3 क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान अभी हाल ही में किसे मिला। 4 ऑप्शंस आपके पास दे दिया गया और आपको याद नहीं है दोस्तों तो यहीं गलत कर दोगे। तो ध्यान रखिएगा, एन चंद्रशेखर को ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है जिसका नाम क्या है, सेवेलियर डी ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया। यही आपको केवल यही पुरस्कार दे दिया जाएगा कि सेवेलियर डी ला लीजन d'honneur सम्मान किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो आप याद रखिएगा, फ्रांस का है, जर्मनी नहीं मारना है, अमेरिका नहीं मारना है, जापान नहीं मारना है, मारना क्या है, फ्रांस। कल की क्लास में हमने आपको स्विट्जरलैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और वहां भी हमने 4 देशों को अलग से लेकर बताया था कि आपको ना जर्मनी मारना है, ना अमेरिका मारना है, ना साउथ कोरिया मारना है, आपको मारना क्या है, स्विट्जरलैंड मारना है जो एक यूरोप का छोटा सा देश है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और यहां मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं, फ्रांस को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यह सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है।
अगर आपसे जैसे पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो पीसीएस के एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन बना के पूछ लिया कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। अभी हाल ही में एन चंद्रशेखर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया कि इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी सही मारना है, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही लिखी गई हैं जैसे मैंने आपको समझाया। तो जब आप समझ के पढ़ेंगे, केवल वन लाइनर याद नहीं कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आप ध्यान रखिएगा, एन चंद्रशेखर को भी याद रखिएगा। इनका चेहरा भी हम आपको दिखा दिए, जिससे आप विजुलाइज कर पाओ कि हाँ, टाटा मोटर्स के जो ये हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे करंट अफेयर में, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एन चंद्रशेखर को नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके बारे में भी दोस्तों आप देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, मुकेश अंबानी, सुनीता नारायण 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहां पे, यूएई में प्रस्तावित COP28 जलवायु सम्मेलन की सलाहकार समिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और प्रख्यात पर्यावरणविद, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण को शामिल किया गया। अब आपसे यहां भी कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, COP28 कहां होगा, तो आपको पता है COP28 कहां होगा, यूएई में होगा। अब आपसे यह पूछा जा सकता है, जो ये सम्मेलन होगा COP यानी कॉप ये इसकी सलाहकार समिति में कौन से 2 भारतीय शामिल हैं भारत की तरफ से, तो आप याद रखिएगा, मुकेश अंबानी और दूसरी कौन है, दूसरी है आपकी, याद रखिएगा, सुनीता नारायण। सुनीता नारायण ये है और मुकेश अंबानी ये है। सुनीता नारायण कौन है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक कौन है, जिन्होंने अभी हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति में शामिल थी। तो आप ध्यान रखिएगा, सुनीता नारायण, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है, सुनीता नारायण और मुकेश अंबानी, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। सुनीता नारायण के बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एक पर्यावरणविद हैं, किसकी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक हैं, जो एक पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या लिखा है यहां पे, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, नाम जैसे थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों, लेकिन इनको ध्यान रखिएगा कि नाम क्या है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। सिल्वियो बर्लुस्कोनी क्या है, इनके बारे में, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री, सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 12 जून 2023 को मिलान के एक अस्पताल में निधन हो गया। बस इतना याद रखिए, इटली के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। वह 86 वर्ष के थे। 1994 से 2011 के दौरान कई बार इटली के प्रधानमंत्री रहे। बर्लुस्कोनी की गणना विश्व में सबसे धनी नेता के रूप में की जाती थी। राजनीति में आने से पूर्व वह मीडिया टाइकून थे। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी लाइन है, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले वह पूर्व क्या थे, मीडिया टाइकून रहे थे। तो ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, इटली के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इन नेता बनने से पहले या राजनीति में आने से पहले ये क्या थे, मीडिया टाइकून भी रह चुके थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इनका चेहरा दिखा दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह बादल। जैसे आपको ये नाम आता है, आप तुरंत पंजाब पे चले जाते हैं। ठीक, तो पंजाब से रिलेटेड ही हैं ये। तो चलिए देखते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक
प्रकाश सिंह बादल। आप याद रखिएगा, ये अकाली दल के संस्थापक भी थे। कौन? प्रकाश सिंह बादल। अब इनके बारे में क्या ये चर्चा में क्यों आए, इस बात को हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आए, हम पढ़ क्यों रहे हैं इनको। क्या हो गया इनका 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ठीक, अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। वह 1970 से 2017 तक विभिन्न अवधियों में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो पंजाब के। कितनी बार? 5 बार। तो जो जो हम जोर दे के आपको कहते हैं उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो पहला ऑप्शन दे देगा 4 बार, 5 बार, 3 बार, 6 बार। तो आपको मारना है कितनी बार? 5 बार। ठीक। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बादल के नाम सबसे कम और सबसे अधिक उम्र में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। सोचिए दोस्तों, ये सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड जो है वो भी प्रकाश सिंह बादल के पास है, और सबसे अधिक उम्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो दोनों के लिए रिकॉर्डेड यही है। आप याद रखिएगा प्रकाश सिंह बादल के बारे में। तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बना के कोई भी लाइन उठा के आपको दे सकता है। अब आपको तय करना है कि सारे याद करने हैं या एक याद करने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, प्री पास करना है और अधिकारी बन के घर वालों के सामने जाना है, तो आप सब लाइन याद रखेंगे, यहां छोड़ेंगे नहीं कुछ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक चीज दोस्तों मैं और आपको बताता हूं, जब मैं इसको पढ़ा दिया करूं, आपकी क्लास पूरी हो चुकी होती है, तो आप 1-2 घंटा कुछ और पढ़ के शाम को जब भी आपको टाइम मिले, किडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लिया करिए। अगर यहाँ आपकी 40% चीजें तैयार हो गई हैं, जब आप उसी दिन इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए 60 से 70% चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और बीच में एक बार फिर रिपीट कर लेंगे ना, तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सर पढ़ा ऐसे रहे हमें 40 से 50 से ज्यादा परसेंटेज याद हो जा रहे हैं, इसलिए आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप विश्वास मानिए 2 से 3 दिन के बाद, नहीं तो जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी वो 1 हफ्ते के बाद फिर भूलने लगेंगे। लेकिन यदि आप रिवीजन कर लेते हो मेरी क्लास के बाद, अगर आप रिवीजन कर लेते हो उसके बाद फिर 1 हफ्ते के अंदर एक बार और रिवीजन कर लेते हो ना, तो आप ध्यान रखिए यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम देने जाओगे तो फिर सारा करंट एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन ही सफलता का माध्यम है। बार बार रिवीजन करो। ज्यादा पढ़ने से कहीं अच्छा है कि आप कम कंटेंट पढ़ो। कंटेंट जो पढ़ो वो कंक्रीट पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ो, ना कि अपनी नॉलेज के लिए। बहुत सारे आप देख रहे होंगे, अगर आप बड़े बड़े शहरों में हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में हैं, आपको पता लगेगा कि 40-40 साल से पढ़ रहे हैं, पूरी किताब रटी हुई है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बाबा बन जो किसी भी टॉपिक पे उनसे पूछो, आपको 4 से 5 घंटा ऐसे बोलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन उनका पेपर क्यों नहीं पास हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन यही है, टू दी पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में पूछ रहा है उससे दूर होके वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्यों पढ़ना है? आप अभी युवा हो, यंग हो, आपको 1-2 साल में नौकरी चाहिए। अब कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्री नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, बार बार रिवीजन करिए, आप सोर्स कम रखिए, लेकिन रिवीजन पर आप पूरा फोकस करिए। आप देखिए इसी बार आपका रिजल्ट चेंज ना हो जाए, बताइएगा। अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका प्री इसी बार होगा, और जब प्री आपका होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया बिल्ड होगा आपका अपने आप। अगर प्री के टाइम आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो मेंस के टाइम आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे ये 8 से 10 घंटा बढ़ के पढ़ाई का ड्यूरेशन हो गया, आपको खुद नहीं पता चलेगा और मजा आने लगेगा पढ़ने में। तो जिस दिन आपको मजा आने लगे पढ़ने में ना, उस दिन समझ जाइएगा आपको कोई एग्जाम बाहर नहीं कर सकता। जो एग्जाम में आप बैठेंगे उस एग्जाम को आप क्लियर करके आएंगे। ठीक है, तो आप अपने को आप उस तरीके से ढालिए कि आप किताबों से भागिए नहीं। जैसे आप 1 घंटा या 1.5 घंटे टाइम मिलता है तो आप शॉर्ट्स वीडियो देखने में निकाल देते हो। 1 घंटा आपने देखा, जब 1 घंटा हो गया तब आपको लगता है अरे यार इतना टाइम हमने पढ़ लिया होता। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप इस चीज को माइंड में पहले ही लेके रखिए कि अगर मान लो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो कोई सॉन्ग से सुन लीजिए। अगर शॉर्ट्स वीडियो भी देख रहे हो तो अलार्म लगा के रखिए कि 5 मिनट के बाद अलार्म हमारा बजेगा तो और हमें शॉर्ट्स वीडियो बंद कर देना है। लेकिन हम करते क्या है, पढ़े 1-2 घंटा पढ़े, उसके बाद हम मोबाइल उठाए। मोबाइल तो उठाए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने
हमने जैसे मोबाइल खोले, शॉर्ट्स वीडियो में कोई अच्छी क्लिप दिख गई, हम उसको बढ़ाना शुरू कर दिए, बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा हमारा कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। चाहे आप आरओ दे रहे हैं या आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, दोनों का एग्जाम लगातार ही है, फरवरी और मार्च में भी। तो शॉर्ट्स वीडियो से आप दूर रहिए और आप पूरी तरीके से शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। तो आपको इसी बार, अब आप सोचिए आपके पास पूरी लाइफ, पूरा फ्यूचर आपके पास पड़ा हुआ है, आप एक बार सिलेक्शन ले लीजिए तो आप पूरे दिन आप शॉर्ट्स वीडियो देखिए। लेकिन अभी आप शॉर्ट्स वीडियो देखकर आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। अपने माँ बाप की जो आकांक्षाएं हैं, जो आपके लिए इतना सोच कर आपको बाहर भेजी हुई हैं, पढ़ने के लिए आपको पैसा दे रही हैं, उनको थोड़ा याद कर लो। जब आप मोबाइल उठाओ कुछ और करने के लिए, जरा उनको याद करो, तब आपका दिमाग कहेगा नहीं हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तब आप पढ़ने पे फोकस हो जाओगे और 1 साल के अंदर आपको जॉब मिलेगी। तब आप देखिए आपके पेरेंट्स के सामने, जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी होगी, उसे आप भी महसूस कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। आप लोग इतना समझदार हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और आरओ एआरओ में आपको बैठना है और सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सतीश कौशिक के बारे में। दोस्तों देखिए यहाँ पे सतीश कौशिक, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सतीश कौशिक का 66 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात से निधन हो गया। ये भी बहुत जो हमारी फिल्में हैं उसमें बहुत अच्छे करेक्टर थे। ये गोविंदा के साथ बहुत सारी इनकी फिल्में हैं, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी करते हुए ये दिखे हुए हैं। ठीक, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। एनएसडी के छात्र रहे सतीश कौशिक ने मिस्टर इंडिया, गॉड तुसी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, तो आप सोचिए मिस्टर इंडिया कितनी फेमस मूवी थी उस टाइम के दशक में। तो उनमें से बहुत अच्छा रोल, सहायक का रोल इन्होंने निभाया हुआ था। ठीक, तो सतीश कौशिक को आप याद रखिएगा। इनका 66 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात से निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, के विश्वनाथ। के विश्वनाथ के बारे में क्या है? दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, निर्देशक के विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु व हिंदी भाषा में 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें सिने जगत के सर्वोच्च, आप याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो साउथ इंडियन फिल्में देखते होंगे दोस्तों, उनको ये चेहरा भली भांति याद होगा, भली भांति याद होगा कि ये बहुत सारे मूवी में बहुत अच्छा कैरेक्टर, फादर का कैरेक्टर बहुत बढ़िया निभाए हुए हैं। फादर का, दादाजी का कैरेक्टर बहुत बखूबी से निभाया है। तो आप इनको भी याद रखिएगा, इनका नाम के विश्वनाथ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा चर्चित व्यक्ति हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक जो है चर्चित स्थल। अब चर्चित स्थल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। चर्चित स्थल के बारे में पहला जो है कोहिमा है। जैसे कोहिमा आपके पास आए वैसे ही आपके माइंड में जाना चाहिए, यार ये तो नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा में जून 2023 को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के उप कार्यालय का उद्घाटन? तो आप याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। अब ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, यही हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत। ठीक है, कौन है ये? माइकल देवव्रत हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। इस उप कार्यालय के खुलने से पूर्वोत्तर भारत में केंद्रीय बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर निकल जाते हैं और जब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो आप गलत करके आ जाते हो। आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, और आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया, पूर्वोत्तर के किस राज्य में खोला गया? तो आपको ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर के नागालैंड राज्य में खोला गया। और अगर और अंदर जाके आपसे पूछता है कि नागालैंड में वो जगह बता दो जहां खोला गया, तो आप बताना कि कोहिमा है वो जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आगे देखिए, अहमदनगर अब अहिल्यानगर। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो अहमदनगर था उसका नाम अब क्या कर दिया गया दोस्तों?
अहिल्यानगर कर दिया गया। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के पश्चात इस राज्य के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जितना पॉइंट आपको हमने बताया, जैसे औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया, पहला क्वेश्चन क्या, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया। दूसरी लाइन आपको याद रखनी है, उस्मानाबाद का नाम क्या रख दिया गया, धाराशिव करने के पश्चात क्या कर दिया गया, उस्मानाबाद का नाम क्या कर दिया गया, धाराशिव कर दिया गया, दो नाम चेंज हुए। तीसरा, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रख दिया गया। ये कब किया गया या किससे संबंधित है अहिल्यानगर, तो आप याद रखिएगा, मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ये रखा गया। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर जो अहिल्यानगर रखा, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रख दिया गया है। कब रखा गया, उनकी 298वीं जयंती के आयोजन कार्यक्रम में। किसने किया, मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे द्वारा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए अहिल्याबाई होलकर, तो 298वीं जयंती, ठीक है, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी में देखिए, इसी में कुछ चीजें और हैं। उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी की कब की है, अब आपसे मैंने बोला ये चीजें शामिल करने का मेरा दोस्तों केवल और केवल एक उद्देश्य है, जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, अगर उसकी पृष्ठभूमि से या उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे तो आपका वो भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अहिल्याबाई अब क्या है, करंट में आ गई हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर अहमदनगर का नाम रख दिया गया अहिल्याबाई या अहिल्यानगर। तो आप सोचिए, अब अहिल्याबाई करंट में आ गई हैं, मुद्दा बन चुकी हैं, और अहिल्याबाई के संदर्भ में दो ऑप्शन बना के आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अहिल्याबाई के संदर्भ में दो कथन दे दिया गया। अगर आप अहिल्याबाई के बारे में नहीं जानोगे तो आप कैसे सही कर पाओगे दोस्तों, इस वजह से इस स्लाइड को भी शामिल किया गया है। क्या है, देखिए, 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अहमदनगर में हुआ था, इसलिए ही इस शहर का नाम अहिल्यानगर रखने की मांग की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, अहिल्याबाई के बारे में ये चीजें 4-6 पॉइंट जो दिए गए हैं, ये इनकी 8 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया, 21 साल की उम्र में ये विधवा हो गई, 35 की उम्र में बेटे को भी इन्होंने खो दिया। अब इनका संदर्भ देखिए कि कैसी महिला थी ये, 8 साल में इनका विवाह हुआ और 21 साल में आज जिस एज में लड़कियों की शादी हो रही है दोस्तों, इस एज में अहिल्याबाई होलकर विधवा बन चुकी थी। अब आप सोचिए, और 35 साल की जब ये हुई तो इन्होंने अपना बेटा भी खो दिया, 35 की उम्र में बेटे को भी खो दिया। आगे देखिए, 1767 में राजगद्दी की बागडोर संभाली और 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया। इन स्थितियों से गुजरने के बाद आप सोचिए, कहाँ की राजगद्दी संभाली, इंदौर की राजगद्दी भी संभाली, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 30 साल के लिए, 30 वर्षों के लिए इन्होंने इंदौर को अपने हाथों में ले रखा था। तो आप सोच सकते हैं इस महिला सशक्तिकरण की पावर। ठीक, तो उस टाइम ये अहिल्याबाई होलकर एक मिसाल थी महिलाओं के लिए। मालवा साम्राज्य की शासक के रूप में 18वीं सदी में धर्म का संदेश फैलाया और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो आप सोचिए, जो आज औद्योगिकरण को इतना तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, 18वीं सदी की अहिल्याबाई होलकर, सोचिए उस समय भी इन्होंने दो काम किए। एक, धर्म का संदेश फैलाया, ये धर्म नहीं कि हिंदू मुस्लिम ये सब करो, धर्म का मतलब हमारा कर्तव्य, उस धर्म को जो सभी के लिए समान हो, ऐसे धर्म को उन्होंने फैलाया और औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया। आगे देखिए, पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया, ध्वस्त काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा अहिल्याबाई होलकर को। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नमोपत देव का सी फ्रंट,
इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, क्या है, नमोव्रत देव का सी फ्रंट, नवोव्रत देव का सी फ्रंट। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमोपथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 5.45 किलोमीटर देव का सी फ्रंट की लंबाई है, जिसकी लागत कितनी है दोस्तों, आप याद रखिएगा 165 करोड़ रुपए है। इसके बारे में 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने इसको केवल 2 ही लाइन में समेट लिया। नमोपथ देव का सी फ्रंट आपसे पूछेगा कि यह राष्ट्र को समर्पित किया गया, कहां किया गया, दमन में किया गया, किसने राष्ट्र को समर्पित किया, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसकी लागत कितनी है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 165 करोड़ इसकी लागत है। अब हम आगे चलते हैं, ये जैसा कि दिखाया गया है, उद्घाटन कर रहे हैं रिमोट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे बच्चे बिहार के हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए देखते हैं चंपारण बिहार के बारे में। वही चंपारण जहां पे गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था भारत में। कब किया था आप लोग बताइए, 1917 में किया, 1918 में किया, या 1916 में किया, या 1919 में किया। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो था उस पर गांधी जी ने वहां आंदोलन क्यों किया, ठीक है। तो आप ये भी बताइएगा चंपारण के बारे में। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवालिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ। महावीर स्थान न्याय समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार से भी बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अयोध्या में बन रहा है रामलला का मंदिर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मंदिर उससे भी बड़ा होगा, ठीक। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में ये बनेगा। इस मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है, 500 करोड़ रुपए है, ठीक। यह रामायण मंदिर कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब ये ध्यान रखिएगा, दोनों को कंपेयर करके पूछा जा सकता है, या तीनों को पूछा जा सकता है। एक अयोध्या का रामलला का मंदिर, पूर्वी चंपारण का जो ये बन रहा है, और कंबोडिया का अंकोर वाट का जो मंदिर है, इन तीनों को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है, और क्वेश्चन यहां से आए दोस्तों तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये 12वीं सदी में बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इससे ऊंचा है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है उससे ऊंचा है जो पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा मंदिर, ठीक है। और मंदिर की लंबाई 280 फीट, चौड़ाई 540 फीट होगी, तथा इसमें 200 टन वजनी 33 फुट ऊंचा काले ग्रेनाइट का शिवलिंग भी होगा, जिसे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बनाया जा रहा है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक दक्षिण छोर से वो चीजें बनकर आएगी कहां, उत्तर भारत में, और उसकी स्थापना उत्तर भारत में होगी। कहां पर होगी, पूर्वी चंपारण में, इस मंदिर में, ठीक है। वर्ष 2025 की महाशिवरात्रि तक इसके निर्माण कार्य को पूरा होने की संभावना है। कब तक, आपसे यहां से भी क्वेश्चन यही लाइन उठा के पूछ लेगा कि जो भी हाल ही में चर्चा में आई, बिहार के चंपारण में बनाई जा रही मंदिर का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा 2025, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कच्छ गुजरात, गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तारित सबसे बड़े नेक्रोपोलिज में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीप की चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड तथा मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। हमने आपको देखिए यहाँ पे दिखाया है मानव कंकाल, तो ये वहीं से मिला है। कहाँ से मिला है, कच्छ के गुजरात से मिला हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए माड़ा गांव, भारत चीन की सीमा पर उत्तराखंड के चमोली जनपद में समुद्र तल से लगभग 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माड़ा गांव को सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा, माड़ा गांव किसे घोषित किया गया,
तो चमोली में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में। और माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। इससे पूर्व पूर्व इस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का अंतिम गांव का साइन बोर्ड लगा था, जिसे अब हटा दिया गया था। सोचिए, पहले यहां भारत का अंतिम गांव लिखा था, उसको हटाकर भारत का पहला गांव कर दिया गया। ये कितनी अच्छी पहल है। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक रूप से सोचो तो इसका मतलब ये हुआ कि माड़ा गांव हमारा जो है वो हमारा बॉर्डर है वो अंतिम है। लेकिन इसको सकारात्मक रूप में लो कि माड़ा गांव से हमारी शुरुआत होती है। तो इस यही मतलब हो ना, माड़ा गांव से उत्तराखंड का जो चमोली जिला है उसका जो माड़ा गांव है वहीं से हमारी शुरुआत होती है। ये भारत का पहला गांव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माड़ा। अब आगे क्या लिखा, फर्स्ट इंडियन विलेज माड़ा, भारत का प्रथम गांव माड़ा। पहले ये था, अब ये हो गया। ठीक, तो बहुत बढ़िया, दिमाग लगा के इसको चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा इस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है। यह गांव सरस्वती नदी के किनारे है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। अभी आपसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया, या किस नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे है। और इसे एक पर्यटन गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा। यहाँ का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब मोदी की तस्वीर यहाँ दिखा दी गई और क्वेश्चन में पूछ दिया गया आपसे कि जो है पर्यटन गांव का विकास भारत सरकार कर रही है, तो क्वेश्चन गलत। भारत सरकार नहीं कर रही है, उत्तराखंड सरकार कर रही है पर्यटन का विकास। इस गांव का पर्यटन गांव घोषित करने की बात की। ठीक है, अब देखिए सुंदरगढ़ उड़ीसा। सुंदरगढ़ उड़ीसा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीह ब्लॉक में कोयले की खान के सर्वेक्षण के दौरान चेंग पहाड़ पर, किस पहाड़ पर, चेंग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के सबसे बड़े मेहराब की खोज अभी हाल ही में कहां की गई, तो आप याद रखिएगा सुंदरगढ़ उड़ीसा में। कहां पे की गई, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसआई के वैज्ञानिकों के अनुसार यह निर्माण निम्न से मध्य जुरैसिक युग में लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पूर्व का है। भारत में दो अन्य मेहराब हैं, एक तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पर और दूसरा अंडमान और निकोबार में। इस पॉइंट को भी आप नजर बनाए रखिएगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यहां से या तो ये वाला पॉइंट उठा ले या तो ये वाला कि इसका निर्माण कब से जुड़ा हुआ है। जो मिला है सुंदरगढ़ के उड़ीसा में एक मेहराब मिला है, उसके बारे में पूछ ले वो कब का है, किस समय का है, तो यहां से क्वेश्चन उठा सकता है। या आपसे पूछ सकता है इसके पहले जो भारत में प्रसिद्ध दो अन्य मेहराब हैं वो कहां कहां हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया उन दोनों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। दावकी भूमि बंदरगाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा मेघालय के यह भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। दावकी भूमि जो बंदरगाह है भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन और व्यापार में एक केंद्र के आधार पर काम करेगा, केंद्र की भूमिका निभाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लैंड पोर्ट दावकी, इसको भारत और बांग्लादेश में परिवहन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यादागिरीगुट्टा मंदिर, क्या नाम है, यादागिरीगुट्टा मंदिर। उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए तेलंगाना के नलगोंडा जिले में यादगिरी पहाड़ी पर स्थित यादागिरीगुट्टा मंदिर को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में यादागिरीगुट्टा मंदिर चर्चा में रही किस लिए। आपसे ऑप्शन दे देगा ग्रीन एप्पल अवार्ड पाई या कोई और अवार्ड, ऐसे 4 अवार्ड दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन एप्पल अवार्ड के मामले में ही यादागिरीगुट्टा मंदिर जो तेलंगाना में है वह चर्चा में आई थी। आपको यहाँ इसका चित्र भी दिखाया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड
मिला है, किसे मिला है? यादागिरी मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जिला ना भी याद रहे तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है और अभी तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो डायरेक्टली आपसे राज्य पूछेगा, राज्य का जिला नहीं पूछेगा। और आपकी किस्मत ही खराब है तो हो सकता है क्या पूछ ले, इसका जिला पूछ ले, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हो इसलिए आपकी किस्मत नहीं खराब है, क्योंकि मैं आपको नलगोंडा जिला भी बता रहा हूं। ठीक, तो बहुत इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं याद हो रहा है, आप इस बात को नलगोंडा जिले को स्किप कर सकते हो, लेकिन तेलंगाना आपको याद होना चाहिए कि यादागिरी गुट्टा मंदिर जो भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया वो तेलंगाना में है। ठीक है, आगे, यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है। मंदिर में विष्णु भगवान के 5 रूपों श्री ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्री गंध भैरुंड, श्री उम्र और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर की उत्पत्ति का उल्लेख है। आपसे ये लाइन पूछ सकता है कि यादागिरी मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको सही मारना है। तो आपको ये 4-5 मंदिर जो है एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाली लाइन कि यादागिरी गुट्टा जो मंदिर है ये भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें कहा जाए कौन सा 3 पॉइंट ऐसा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, तो पहला आपको तेलंगाना याद रखना है, दूसरा आपको अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड याद रखना है, और भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है, और चौथा स्कंद पुराण में इसकी बात की गई है, इसकी उत्पत्ति का काल बताया गया है। ठीक, तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और मुझे विश्वास है आप इस चीज को स्किप नहीं करोगे और एग्जाम में आएगा तो आप सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौर, आप बताइए इंदौर कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंदौर कहाँ है, जो स्वच्छता के मामले में पिछले लगभग 3 से 4 सालों में, लगभग 5 सालों में पहले स्थान पर आ रहा है इंदौर। ठीक है, तो इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मरने वालों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। यह हादसा बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत के ढहने के कारण हो गई। अब सोचिए, प्राचीन काल का मंदिर है, तो आप भी समझ सकते हो कि जब श्रद्धालुओं की एकाएक मौजूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार ऐसा देखा गया है जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं या ऐतिहासिक मंदिर हैं, वहाँ से कोई पार्ट टूटता है या गिरता है तो या खंडहर बनता है तो बहुत सारे श्रद्धालु मारे जाते हैं। तो इसी के आधार पर हमें इंदौर का जो बलेश्वर मंदिर है वहां पर भी ये हादसा देखने को मिला, और उसमें 36 लोग मारे गए, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे तीनों शामिल थे। ये एक दुखद घटना है, इसके लिए हम अपना निवेदन करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखें। इसके लिए हम अपना, उनके प्रति जिन परिवारों पर ये चीजें आई उनके हम शांति भाव देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके सामने आई है। अब इस हिसाब से जब थोड़ा भावनात्मक रूप से ऐसे क्वेश्चन को जुड़ाव करके पढ़ोगे, मेरा यहाँ बताने का सेंस इतना था कि जुड़ाव महसूस करते हैं या उनसे विनम्रता का भाव रखते हैं, तब आपको ध्यान में आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा सर पढ़ाते हुए यहाँ थोड़ी 1-2 बात ऐसी बोली थी जो इंदौर के बारे में थी, जहाँ पे ये घटना हुई थी और 36 लोग मारे गए थे। और वो मंदिर कौन सा था? महाबलेश्वर मंदिर था। कहाँ पे था? इंदौर में था। इंदौर कहाँ है? एमपी में है। तो एमपी का इंदौर जो है ये स्वच्छता के मामले में भी पहले स्थान पर है पिछले 5 से 6 सालों में। इस वजह से थोड़ा जोड़ के बताता हूं जिससे आपको भूले नहीं, याद रहे। ठीक है, पेरू। अब पेरू के बारे में देखिए, पेरू में हाल ही में HSNI वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस उपप्रकार H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण हुआ है।
ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। ये जो सी लॉयंस हैं, इन्हीं को बोला जाता है, आपको फिगर में ये दिख रहा है, चित्र में दिखाया गया है कि 585 समुद्री शेर मारे गए हैं। तो आपको पता है सी लॉयंस के बारे में यूपीएससी भी पूछ चुकी है। तो सी लॉयंस एक इकोटोन प्रजाति है, जहां पे वो अपनी संख्या के बल पे नहीं, अपनी उपस्थिति के आधार पर पर्यावरण को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सी लॉयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? समुद्री पर्यावरण पारिस्थितिकी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है? सोचिए 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है ये। 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। और किससे? H5N1 होगा, H5N1 वायरस के कारण। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, ये उप प्रकार है H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण हुआ है। इन दोनों लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों चीजों को भी आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। ये विषाणु जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों एवं जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करता। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा, ये वायरस इंसानों को भी संक्रमित करता है। और अभी हाल ही में यहां पर आपको दे देगा, कोई एक पेरू के तट पर कई व्यक्तियों में जो मछली पकड़ने जाते हैं, कई व्यक्तियों में ये वायरस देखा गया है। तो आपको लगेगा कि वायरस है, फैल रहा है, मछलियों में भी फैला, पक्षियों में भी फैला, और तट में जो मछली मारने जा रहे हैं हो सकता है उनको फैल जाए। तो ध्यान रखिएगा, नहीं, ये इंसानों में नहीं फैलता। इसकी पुख्ता जांच हुई है, उसके बाद बताया गया कि वायरस आमतौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करता। मानव संक्रमण संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से होता है। मानव संक्रमण कब होगा? जब सीधे संपर्क में उन जानवर से आएंगे जो इन वायरस से संक्रमित हैं, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जबलपुर। जबलपुर के बारे में देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला जियो पार्क मंजूरी किसने दी? मध्य प्रदेश में दी गई। कहां पर? जबलपुर में। और किस गांव? लम्हेटा गांव। कौन सा गांव? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में, लम्हेटा नहीं दोस्तों, लम्हेरा गांव में। आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर जिला है, मध्य प्रदेश राज्य है। क्या क्या हमने आपको बताया? मध्य प्रदेश बताया। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? जबलपुर जिला है। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। गांव कौन सा है? लम्हेरा गांव है। क्या किया है? वहां पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। और आपको चित्र में देखो दिखाया गया है दो चीज, एक आपका मुझे ये लग रहा है भालू जैसा लग रहा है, और दूसरा ये देखो चीता। ठीक है, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम नियुक्तियां, जो हाल फिलहाल की नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं पिछले 6 महीनों में, उनकी भी बात दोस्तों हम कर लेते हैं। अब आप सोचिए, 6 महीने की न्यूज हमने चर्चित व्यक्ति करा दिया, और पिछला जो था उसको भी हमने करा दिया। अब नवीनतम नियुक्ति करते हैं, और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मनोज यादव, देखिए मनोज यादव के बारे में, हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आप ध्यान रखिएगा, रेलवे महानिदेशक यानी रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे चुना गया? मनोज यादव को चुना गया। अब क्यों डांग्यू, नाम क्या है इनका? क्यों डांग्यू, चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री डांग्यू को जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, डेंगू से याद रखिएगा कि क्यों डांग्यू, डेंगू से आप डेंगू नाम याद रखिए, डेंगू नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको थोड़ा लिंक कर लेना है। क्यों डांग्यू आ जाएगा तो हम मारेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के ये महानिदेशक चुने गए हैं, और ये पुनः चुने गए हैं, मतलब इसके पहले भी यही महानिदेशक थे। कहाँ के हैं ये? तो आप ध्यान रखिएगा, चीन के हैं, जापान या दक्षिण कोरिया के नहीं है। ठीक है, अब राकेश पाल राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें आईसीजी का पहला गनर होने का भी सम्मान दिया गया, यानी इन्हें आईसीजी का पहला गनर होने का भी सम्मान दिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। न्यायमूर्ति एपी शाही
न्यायमूर्ति एपी शाही जुलाई 2023 में मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पे बस इतना याद करते जाइए कि किस विभाग का कौन सा अध्यक्ष नियुक्त हुआ है या महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको वन लाइनर ही पूछेंगे, इसलिए यहाँ पे वन लाइनर ही शामिल किया गया है। ठीक, तो न्यायमूर्ति एपी शाह को राष्ट्रीय उपभोग विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जनार्दन प्रसाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक श्री जनार्दन को इस निकाय का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। किसका? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में। ठीक है, एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। किसे? एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। तो आप ध्यान रखिएगा, जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के रूप में फ्रेंचेटी को नामित किया गया। अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये अमेरिका में ऐसा पद पाने वाली पहली महिला अमेरिकी हैं, पहली महिला अधिकारी होंगी। साथ ही वह अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पीडीएफ इसी फॉर्म में ये जो हमने टिक किया हुआ है ऐसे कि हूबहू आपको मिलेंगे। तो इसको जाके जिस पर टिक है, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम पूरा रीड कर पाए, तो जिस लाइन पे मैं टिक कर रहा हूँ वहां आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो मिशेल बुलाक, इनको भी ध्यान रखिएगा। मिशेल बुलाक 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। वह 18 सितंबर 2023 से इस पद का पदभार ग्रहण करेंगे। कोई मतलब नहीं है इसका, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इसको खत्म कर दो। आप ध्यान रखिएगा केवल इतना कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर कौन है, तो आपको बताना है मिशेल बुलाक। ठीक है, मिशेल बुलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुमाली रस्तोगी। अब फिर देखो आ गया अंशुमाली रस्तोगी। अभी आपसे अंशुमान के बारे में मैंने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि अंशुमान कौन थे? वही था जिन्होंने सबसे कम उम्र में तैरकर किसे पार किया? नॉर्थ चैनल को पार किया। वो सबसे कम उम्र के, दुनिया के सबसे कम उम्र के पहले भारतीय हैं। तो आप याद रखिएगा कहाँ के रहने वाले थे? नवी मुंबई के। तो इस वजह से मैं आपको जो थोड़ा लिंक नाम मिलता जुलता है, इस वजह से मैंने आपको दोबारा रिवीजन करवाया। अब आपके तुरंत दिमाग में याद आ गया होगा, हाँ सर ने पहला टॉपिक पढ़ाया था अंशुमान का ही पढ़ाया था। अब आपको वो चीजें याद हो गई। अब आएगा अंशुमान के बारे में, तो गलत नहीं करोगे, बस आपको लास्ट में एक बार रिविजन करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ो तो जो मिलता जुलता है, सामने आपके नोट्स रहेगा, आप कुछ चीजें लिखे रहोगे तो तुरंत आप पलट के देख लोगे, या आपके पास पीडीएफ फॉर्म में वो चीजें हैं तो वहां से भी आपको पलट के देखना पड़ जाएगा, देख सकते भी हैं। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ के निकल जा रहे हो, तो सोचो आपको रिवीजन करना होगा तो आप कैसे कर पाओगे? लास्ट में जाके क्रेडोस द लर्निंग ऐप ज्वाइन करोगे, फिर वहां से आप करोगे। वो काम अभी आप कर लीजिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी बहुत ही आराम से आप पढ़ोगे। जब आपका 10-15 दिन बचता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी रिवीजन करना है, ये भी करना है। फिर उसी में आ गया, अरे यार हमारा तो करंट हमने पढ़ लिया लेकिन उसका नोट्स ही हमारे पास नहीं है, उसकी पीडीएफ ही हमारे पास नहीं है। फिर आप क्लास में आके देखोगे, अच्छा सर ने बोला था कि क्रेडोस द लर्निंग ऐप पर सारी पीडीएफ पड़ी है, फिर एक साथ उस सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे तो सोचो 1-2 घंटा तो आपका अभी चला गया। अभी आप बीच बीच में बहुत खाली टाइम व्यतीत करते हो। जब आपका खाली टाइम है, नहीं पढ़ने का मन है, तो आप क्रेडोस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको देख लीजिए। कहाँ पड़ा हुआ है? टेलीग्राम चैनल पर भी है, यानी क्रेडोस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी वो पीडीएफ डाली जा रही है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बार बार और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो आप रिवीजन करते रहिए, ठीक, रिवीजन से नहीं भागना है। अंशुमाली रस्तोगी, वरिष्ठ अधिकारी। अंशुमाली को हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
इन्हें शेफाली जुनेजा की जगह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, अंगशुमाली रस्तोगी। किसे नियुक्त किया गया है? अंगशुमाली रस्तोगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति अघलायन, नाम क्या है इनका? प्रीति अघलायम। जुलाई 2023 में आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया। वह किसी आईआईटी की पहली महिला निदेशक है, यानी किसी आईआईटी की पहली महानिदेशक अभी हाल फिलहाल में कौन बनी है? तो आप याद रखना है प्रीति, मेघालय नहीं याद रखना है, प्रीति अघलायम। मेघालय से याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मेघालय और अघलायम मिलता जुलता नाम है। तो प्रीति, मेघालय से भी आप याद रख सकते हो कि किसी भी आईआईटी की पहली महानिदेशक कौन नियुक्त की गई है? प्रीति मेघालय। ठीक, तो मैं मेघालय इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कई बार होता है आपका नाम बिल्कुल हट ही जाता है, याद ही नहीं, लेकिन मेघालय से कनेक्ट किए रहोगे ना, तो जैसे अघलायम आएगा ना, तुम मारोगे सर ने यहाँ 2-3 बार बोला था कि मेघालय अघलायम, मेघालय अघलायम, तो याद हो जाएगा। ठीक है। जंजीबार में आईआईटी मद्रास कैंपस की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अरविंद पनगड़िया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नया चांसलर नियुक्त किया गया। तब आप सोचिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये हमारी प्राचीन काल की धरोहर है और प्राचीन काल से ही एक शिक्षा का केंद्र रहा है, उसका चांसलर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व पहले अध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया को। ठीक है। नीरज अखौरी, नाम क्या है इनका? नीरज अखौरी। नीरज अखौरी को जुलाई 2023 में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यह भारत के सीमेंट निर्माताओं का शीर्ष निकाय है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। रवि सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी, कहाँ के? खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए। इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इस पद पर इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई। ठीक है। इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। अब मैं घेर दिया हूं, जो केवल पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेगा वो सोचेगा कि सर ने यहाँ घेरा लगाया है, इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। हमारे बाद में समझ में आया कि हम ऐसे घेरा लगा देंगे तो जो बच्चे डाउनलोड करेंगे वो सोचेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हर लाइन को छोड़कर 1 जुलाई 2023 को बनाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद भी नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है? रवि सिन्हा के बारे में रखना है। रवि सिन्हा को छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख हैं। तो यानी रॉ के प्रमुख किसे बनाया गया है? रवि सिन्हा को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्वामीनाथन जानकी रमन, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक रहे स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन, जो इतने से इतने तक सेवानिवृत्त हुए, का स्थान श्री जानकी रमन ने लिया है। इस पद पर यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। बस इतना आपको याद रखना है, स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनोज सोनी, इनको भी याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। आपसे पूछ लेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति पर कौन नियुक्त किया गया? तो आप याद रखना है डॉक्टर मनोज सोनी। कौन हुआ है? डॉक्टर मनोज सोनी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष। ठीक है। सॉरी। हाँ ठीक है, मुझे लगा सदस्य नियुक्त किए गए, ये पहले सदस्य थे और अब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। के राजा रमन, के राजा रमन क्या है? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं दूर संचार सचिव के राजा रमन को 8 जुलाई, देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो ये डेट बार बार बीच में आ रही है वो आपको नहीं याद करना है। जहां अगर डेट याद रहे, इंपॉर्टेंस रहेगी, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। बाकी जितनी डेटें हैं उसको हमें नहीं याद रखना है, बस पढ़ते जाना है, उसको स्किप कर देना है, डेट नहीं याद रखनी है।
ठीक है। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं दूरसंचार सचिव के राजा रमन को 8 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी आईएफएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएफएससी का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो आप याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आपको इसको भी बारे में याद रखना है, के राजा रमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी के बारे में देखा जाए तो 25 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनंत महेश्वरी को नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है अभी हाल ही में नैस्कॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपको बताना है अनंत महेश्वरी। ठीक है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष किसे चुना गया है, अनंत महेश्वरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैस्कॉम भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, रवनीत कौर। नवनीत कौर नहीं है, ध्यान रखिएगा, रवनीत कौर है। मई 2023 में केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, रवनीत कौर को। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हूबहू आंसर यही मार के आना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सुश्री कौर ने इस स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और गलती नहीं करनी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, लिंडा याकारिनो। नाम बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा है, नाम क्या है, लिंडा याकारिनो। इनके बारे में देखते हैं हम। मई 2023 में लिंडा याकारिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष इलन मस्क ने ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया। नाम तो अटपटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लिंडा को नहीं भूलिएगा। तो लिंडा याकारिनो को सीईओ नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ट्विटर का नियुक्त किया गया है। ट्विटर का नियुक्त किसे किया गया है, लिंडा याकारिनो को सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एके जैन। एके जैन के बारे में बात करें हम तो मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया। इस पद पर जैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। तो आप एके जैन के बारे में बस इतना याद रखिएगा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप याद रखिएगा एके जैन को। और लिंडा याकारिनो को बारे में आप याद रखिएगा, ट्विटर के ये क्या बन गए हैं, सीईओ बन गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अभी कोई गूगल का सीईओ नया बनता है तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही जब ट्विटर के नए सीईओ बने हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप नाम याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो। ठीक है। एके मोहंती। एके मोहंती के बारे में बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1 मई 2023 को बनाए गए। इन्होंने इस पद पर के.एन. व्यास का स्थान लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, बार्क के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुआ है, एके मोहंती, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डेनिस फ्रांसिस। नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस के बारे में बात करें तो त्रिनिडाद एवं टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून 2023 को निर्वाचित हुए हैं। महासभा का यह सत्र 12 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगा। महासभा के अध्यक्ष पद पर 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के, याद रखिएगा कहाँ के, हंगरी के कसाबा कोरोसी, ठीक है, का स्थान फ्रांसिस ने लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबे में दिया गया है,
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों जिसमें अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। ठीक है, इनको बस सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। इस वर्ष इस पद हेतु लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र की बारी थी तथा त्रिनिडाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे, जिससे 1 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा आपको पढ़ने में 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीजें ये समझ में आ जाएगी और 2 से 3 पॉइंट आप इसमें से ध्यान रखना है। पहला 78वां शर्त, किसे चुना गया, तो डेनिस फ्रांसिस के। ये कहाँ के थे, तो ये त्रिनिडाद एवं टोबैगो के थे, तो लैटिन अमेरिका देश है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ना, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र की बारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेस्ते साउलो। अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर इनका चुनाव 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है। आपसे बहुत ज्यादा इसमें पूछेगा तो 4 वर्ष का कार्यकाल भी पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है सेलेस्ते साउलो, अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का पहला महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया, तो आप याद रखिएगा सेलेस्ते साउलो को। किसे रखा गया, सेलेस्ते साउलो को। कितने वर्ष के लिए, 4 साल के लिए। अगला अमरेंदु प्रकाश। अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, 31 मई 2023 को अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया, अमरेंद्र प्रकाश को। अमरेंद्र बाहुबली से याद रखिएगा, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली आंसर नहीं है, आंसर क्या है, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल के बारे में देखें तो केरल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है, नितिन अग्रवाल क्या है, तो आप याद रखिएगा BSF के नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है, नितिन अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM प्रसाद। तो CCL के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक रहे PM प्रसाद को 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड, कौन सा इंडिया लिमिटेड, तो आप ध्यान रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया। तो PM प्रसाद के बारे में बस इतना याद रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन का सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। अब आगे क्वेश्चन, पीटर एल्बर्स। इंडिगो के CEO, किसके CEO, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को जून 2023 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पद पर इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, इस पद पर इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। किसका, पीटर एल्बर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी सिन्हा। रूबी सिन्हा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये बात आप रूबी सिन्हा के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। नाम क्या है, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। क्या कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार सिंह को जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को। ये कौन थे, ये पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये भी याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। इसका काम यही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई औद्योगिक संस्थान हो, जो भी इंडस्ट्री स्थापित करती है या कोई ऐसा विकास कार्य करती है जिससे पर्यावरण को हानि होती है, तो ये उस पर प्रतिबंध लगाती है या जुर्माने के रूप में उनसे पैसा लेती है या उस कार्य की मंजूरी देने से रोक लेती है। ये सब काम किसका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक, डॉक्टर अब्दुल्ला एल मंडोस यूएई के मौसम विज्ञानी, कहाँ के मौसम विज्ञानी, यूएई के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। मंडोस ने जर्मन मौसम विज्ञानी प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लिया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 39वें सत्र के दौरान 31 मार्च 2023 में जो हुआ था, जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 40वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, सुधा शिव कुमार को। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो इसमें थोड़ा एक लाइन और बची है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की की महिला विंग भी है। तो सालिजा धामी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, सालिजा धामी। देखते हैं कि सालिजा धामी हमें क्यों पढ़ना है। भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया। तो आपके समझ में आ गया कि सालिजा धामी क्यों इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे लिए। धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। धामी को 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। 1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। सोचिए, पिछले 90 साल में पहली बार ऐसा करने वाली सालिजा धामी है। ठीक, तो धामी फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली भी देश की पहली महिला अधिकारी हैं। इसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर सालिजा धामी से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए यहां से आपको चीजें जो दी गई हैं वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया गया। ये बहुत अच्छी पहल है कि किसी महिला को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, एक उपसभापति के रूप में 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। यानी उपसभापति का जो पैनल होता है उनमें महिलाओं को शामिल किया गया है, ना कि पुरुषों को। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनमें पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव शामिल हैं। पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल हैं। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में महिला सांसदों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब देखिए, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उपसभापति का पैनल है उसमें 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष भी हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, 50-50% का रेशियो आ गया। अगर अभी यही हम संसद या विधानसभा या राज्यों की जो संसद है, यानी केंद्र की जो संसद है, उसमें देखा जाए तो महिलाओं की जो संसद की सदस्यता है, जो परसेंटेज है, बहुत कम है। तो इस आधार पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये क्या, कि 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये खत्म हो गया है। तो हमने 3 पार्ट में ये चीजें, जो छोटी छोटी चीजें थी, वो हमने कर लिया। इसी प्रकार से हम पुरस्कार भी लाएंगे और इसी प्रकार से जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनको भी लेके आएंगे, और जो हमारे योजनाएं या परियोजनाएं हैं उनको भी इसी फॉर्म में हम लेके आएंगे। और अंत में खेल जगत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
उन सब को हम खत्म कराएंगे। आपको पता है घटनासार जो बुक है करंट की, वो आरओ एआरओ या यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बिहार का एग्जाम दे के आए थे और केवल उन्होंने घटनासार पढ़ा हुआ था। उन्होंने भी बताया कि सर घटनासार से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी फंसे थे। बस जरूरत हमें है कि उसके वो पॉइंट याद करना, याद रखना जो हमने पढ़ा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए। और हमने भी जो अभी तक एनालिसिस किया है, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है, आरओ एआरओ हो या यूपी पीसीएस हो, घटनासार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से लग जाते हैं। इसलिए हम इसी प्लेटफॉर्म पर पूरे के पूरे घटनासार की जो क्रक्स है, जो क्रस है, जो मेन टॉपिक है और जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो सब यहीं खत्म करवाएंगे। और आगे जब एग्जाम आ जाएगा तब भी एक और निकलेगी, तो उसको भी हम तुरंत आपको करवाएंगे, जिससे जब आप एग्जाम में बैठें तो आपका करंट अफेयर पूरा 1 साल का कंप्लीट हो जाए और वहां से आए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हमने पढ़ा दिया, जो कंटेंट आपको हमने यहाँ कराया, वो गलत ना हो। अगर आपने इतना सपोर्ट किया कि जो कंटेंट हमने पढ़ाया है वो आप गलत नहीं करोगे, तो आप विश्वास मानिए 16 से 17 क्वेश्चन जो करंट के आएंगे आरओ में, आपका वहां 13 से 14 क्वेश्चन इस क्लास से फंसेंगे। आप लास्ट में देखिएगा कि जो टॉपिक हम करा रहे हैं यहाँ से आता है कि नहीं आता है। ठीक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब आप लोग इसको रट के जाओगे और वहां सही करके आओगे। हम कितना भी आपको पढ़ा दें और आप एग्जाम में जाकर गलत कर देते हो, तब ये कोई उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि आपको जिस लिए पढ़ाया गया था, जिस लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सिलेक्शन के लिए, आपको वो पॉइंट देने के लिए जो आपके एग्जाम में आता है, वो करंट तैयार कराने के लिए जो आपको एक उच्च लेवल पर लेके जाएगा, जहां आप अधिकारी बनेंगे। उन सब को ध्यान में रखते हुए ये जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो, इससे हमको भी समझ में आ रहा है और हमारी टीम को भी समझ में आ रहा है कि हाँ, जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो आरओ एआरओ हो या यूपी पीसीएस हो या आने वाला कोई अन्य एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये डिसाइड आप लोग ही कर रहे हो, क्योंकि हमारी टीम जितनी है, किसी ने मेंस लिखा हुआ है, किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वो सारे लोग एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूरा ला के छाप के दे दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही यहाँ पे दिया जा रहा है। और कुछ चीजें जो मुझे लग रहा है मैं भी काट दे रहा हूँ कि ये नहीं आएगा, इसको मत याद करिएगा। तो इस ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है हम कम पढ़ें और उसको याद रखें। और जिस दिन ये आप कर लोगे, जैसे कोई भी टॉपर हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, सब लोग आपको एक ही बात बताते हैं, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। ठीक, तो यही चीजें हकीकत भी है, यही चीजें सच्चाई भी है और आपके सिलेक्शन के लिए यही चीजें होनी भी चाहिए। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, बार बार इसको पढ़ो। जिस दिन आपको पूरा ये याद हो गया, आप टेस्ट लगाइए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहाँ से बनाएंगे? जब हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं बुक से, जो करंट की बुकें हैं, तो बनाएगा कहाँ से? करंट ही तो है। तो इस वजह से इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। लास्ट में 1-2 चीजें और बता देता हूं। इस हमारी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, और जिन लोगों को ऐप पर ये पीडीएफ नहीं मिलती है, वो क्रेडोज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी जाके इसको ले सकते हैं। वहां पर भी ये जो है पीडीएफ डाला जा रहा है, वहां भी उपलब्ध है। और क्रेडोज द लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, वहां इस पीडीएफ के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी डली हैं जो आपके तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो फ्री में डली हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी हम कल कराएंगे, कल कोशिश करेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यूपी का जो बजट है उसको कराना है, लेकिन अभी टीम ने उसको पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाई है, इस वजह से आज हमने इसको कराया। तो जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, यूपी का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अंत में जाते जाते, यदि हमारी आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी वो मोटिवेशन मिले और अन्य लोगों को भी हम जोड़ें और आपकी तैयारी को और आगे ले जाएं। ठीक है दोस्तों।